हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये महासंग्राम क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 में पेपर देने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। आज का ये महा मैराथन क्लास बीए 5th सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 ब्रिटिश, अमेरिकन एंड पॉपुलर इंडियन फिक्शन के बच्चों के लिए है। आज मैं आपके टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूँ, जो इस बार आपके एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं जनवरी में लगी हुई है या फरवरी में लगी हुई है या आगे किसी भी महीने में आप परीक्षा देने वाले हैं 2026-27 में, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है और हर साल यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लॉट इन लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर में प्लॉट क्या है। ये क्वेश्चन आपसे केवल ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज प्लॉट, प्लॉट क्या है। ठीक है, तो आप वैसे तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको मैंने प्लॉट के बारे में पढ़ाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हर साल पूछता है। प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी। प्लॉट जो है किसी भी कहानी में जो घटना होती है, इवेंट्स मतलब घटना, उसका सीक्वेंस यानी क्रम होता है। इट शोज हाउ द स्टोरी बिगिंस। जो प्लॉट है वो शो यानी दिखाता है, हाउ मतलब कैसे, द स्टोरी जो कहानी है, बिगिंस यानी शुरू होती है, डेवलप्स मतलब कैसे विकसित होती है, कैसे आगे बढ़ती है, रिचेज एक क्लाइमेक्स और उसमें क्लाइमेक्स कैसे आता है, एंड एंड्स और कैसे ख़त्म होती है। यानी कि एक सीक्वेंस में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है उसका एक क्रम होता है, उसी को प्लॉट कहते हैं। ए गुड प्लॉट हैज़ कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन। एक अच्छे प्लॉट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है एंड रिजोल्यूशन होता है। यानी ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स है या रिजोल्यूशन है, ये सब प्लॉट के क्या है, एलिमेंट्स हैं। इट कीप द रीडर इंटरेस्टेड। ये जो प्लॉट होता है कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है और एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड, और रीडर को समझने में मदद करता है द मेन थीम ऑफ द स्टोरी क्लियरली। और स्टोरी की जो मेन थीम होती है, जो मैसेज स्टोरी देती है, वो रीडर इजीली समझ जाता है प्लॉट के थ्रू। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए प्लॉट। प्लॉट का मेन एलिमेंट्स क्या है। तो वैसे तो यूनिट नंबर 1 में सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए प्लॉट आर एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत। आप बिगिनिंग भी लिख सकते हैं, एक्सपोजिशन भी लिख सकते हैं। राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। तो 1 2 3 4 5, यानी कि कुल 5 इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स। जो एक्सपोजिशन है यानी जो स्टोरी की शुरुआत है, वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है और सेटिंग के बारे में बताती है कि इस स्टोरी में कहाँ की सेटिंग है, कहाँ की टाइम पीरियड है। राइजिंग एक्शन बिल्ड्स टेंशन। राइजिंग एक्शन जो है टेंशन को बिल्ड करता है कहानी के अंदर, और जो भी रीडर होते हैं उन्हें थोड़ा टेंशन होती है, सस्पेंस क्रिएट होता है। क्लाइमेक्स इज़ द टर्निंग पॉइंट। क्लाइमेक्स एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर जो मेन हीरो हीरोइन होते हैं, जो विलेन होते हैं, उनके बीच में संघर्ष होता है। फॉलिंग एक्शन, उसके बाद सब कुछ सही होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है और शो रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स दिखते हैं। एंड रिजोल्यूशन मतलब एंड्स ऑफ द स्टोरी, और एंड में कहानी का अंत हो जाता है। सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सॉल्व हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है संघर्ष। मेन हीरो और विलेन में संघर्ष होता है। तो यही मेन प्लॉट का एलिमेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू इन नरेटिव टेक्निक। नरेटिव टेक्निक में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नरेटिव टेक्निक एक तरीका होता है स्टोरी को नरेट करने का, स्टोरी को कहने का। कोई भी जो राइटर होता है
मतलब कहानी किस तरीके से कहेगा, जो भी राइटर है वो अपनी स्टोरी कैसे सुनाएगा, तो वही होता है नरेटिव टेक्निक। तो नरेटिव टेक्निक में पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब दृष्टिकोण क्या है कहानी को कहने का। आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू होता है नरेटिव टेक्निक में, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू इज द पोजिशन फ्रॉम विच ए स्टोरी इज टोल्ड। पॉइंट ऑफ व्यू एक पोजीशन होती है फ्रॉम विच, किस पोजीशन से स्टोरी को टोल्ड यानी कहा गया है। इट कैन बी फर्स्ट पर्सन, ये हो सकती है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। फर्स्ट पर्सन यूजेज आई, थर्ड पर्सन यूजेज ही और शी। द पॉइंट ऑफ व्यू अफेक्ट्स हाउ मच द रीडर नोज एंड हाउ द स्टोरी फील्स इमोशनली। तो देखिए, ये जो नरेटिव टेक्निक में पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इससे पता चलता है कि कहानी कौन सुना रहा है। फर्स्ट पर्सन होगा तो आई का यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, और ये जो चीज़ें होती है कहानी को काफ़ी क्लियर बताती हैं, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी इजीली समझ आती है और इंटरेस्टिंग बनती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। कैरेक्टराइजेशन मीन्स हाउ ए राइटर शो द कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है हाउ मतलब कैसे, ए राइटर मतलब जो लेखक है, शोज मतलब दिखाएगा कैरेक्टर्स को इन स्टोरी कहानी में। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ए कैरेक्टर इज। तो जो कैरेक्टराइजेशन है उससे हमें ये पता चलता है कि कितने तरह के कैरेक्टर इसमें यूज़ किए गए हैं। द राइटर शोज कैरेक्टर थ्रू एक्शन, वर्ड्स, थॉट्स एंड बिहेवियर। तो देखिए, हमें कैरेक्टराइजेशन से ही पता चलता है कि जो कैरेक्टर हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनका जो भी चीज़ें हैं कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके वर्ड्स कैसे हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। गुड कैरेक्टराइजेशन मेक्स कैरेक्टर्स फील रियल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं कहानी के अंदर वो हमें अच्छी फीलिंग देते हैं। जो रीडर होता है वो इजीली कहानी को समझता है और अच्छा फील करता है। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कैरेक्टराइजेशन के बारे में तो आप समझ ही गए हैं कि राइटर जो भी कैरेक्टर्स को यूज़ करता है अपनी स्टोरी, अपने नॉवेल के अंदर, तो उनके कामों से पता चलता है, जिस तरीके का वो काम करते हैं कहानी में, उससे पता हमें चल जाता है कि ये किस तरीके के कैरेक्टर हैं। जो भी कैरेक्टर होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों से हमें कैरेक्टर के बारे में पता चलता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, हीरो है, और कौन सा बुरा है, विलन है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पिकारेस्क नॉवेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। पिकारेस्क नॉवेल के बारे में भी आप लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक नॉवेल जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि हम आपकी टोटल 8 यूनिट्स को कंप्लीट करा चुके हैं। ए पिकारेस्क नॉवेल इज ए स्टोरी अबाउट ए क्लेवर बट पुअर हीरो कॉल्ड ए पिकारो। जो पिकारेस्क नॉवेल है इज ए स्टोरी, ये कहानी होती है अबाउट ए क्लेवर, एक चालाक बट पुअर लेकिन गरीब हीरो की, कॉल्ड ए पिकारो, जिसको एक पिकारो कहा जाता है। तो एक पिकारेस्क नॉवेल एक ऐसे हीरो की कहानी होती है जो चालाक होता है लेकिन गरीब होता है, और उसको पिकारो कहा जाता है। द हीरो लीव्स बाई हीज इंटेलिजेंस नॉट बाई हार्ड वर्क। देखो, जो पिकारो होते हैं वो इधर उधर सरवाइव करके अपनी लाइफ को गुजारते हैं, उनका एक जगह कोई ठिकाना नहीं होता, एक जगह इनका आवास यानी घर नहीं होता, ये इधर उधर घूमते हैं और घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं। द हीरो लीव्स, वो रहते हैं बाई हीज इंटेलिजेंस, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो अपनी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के माध्यम से वो हर जगह अपने जीवन को गुजार लेते हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को सरवाइव कर लेते हैं। नॉट बाई हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क नहीं करते, मतलब मेहनत नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो हर जगह रह लेते हैं। द स्टोरी शोज मैनी एडवेंचर्स एंड इवेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस।
जो इस प्रकार के नॉवेल होते हैं, पिकारेस्क नॉवेल जो होते हैं, उसमें हमें ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है जो इसमें एडवेंचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं अलग अलग स्थानों के। क्योंकि जो पिकारो हीरो होता है वो इधर उधर रहता है, तो हमें हर तरीके के इलाके के बारे में, जगह के बारे में पता चलता है। इट आल्सो शोज द प्रॉब्लम एंड एविल्स ऑफ सोसाइटी। पिकारेस्क नॉवेल जो होता है वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और एविल्स यानी बुराइयों को भी दिखाता है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बुराइयां हैं। तो पिकारेस्क नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जिसमें एक गरीब हीरो होता है लेकिन चालाक होता है, उसका एक जगह ठिकाना नहीं होता, वो घुमक्कड़ी जीवन जीता है और अपने इंटेलिजेंस के थ्रू वो हर जगह अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। इस तरीके के नॉवेल्स में बहुत सारे एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस दिखाए जाते हैं, और ये जो नॉवेल होता है सोसाइटी यानी समाज की प्रॉब्लम्स और बुराइयों को भी दिखाता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ज़रूर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो तो शॉर्ट आंसर टाइप देख रहे हैं इस वीडियो में, इस महासंग्राम क्लास में, और जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्लस आंसर है उसकी वीडियो भी हमने चैनल पे अपलोड कर दी है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, तो आप चेक करके देख लीजिएगा। हिस्टोरिकल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा नावल जिसमें हिस्ट्री की कोई भी घटना का वर्णन करता है राइटर। जैसे आपने पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में ए टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पता चलता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड करके वो नॉवेल लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, तो हिस्टोरिकल नॉवेल है। ए हिस्टोरिकल नॉवेल इज़ ए स्टोरी सेट इन द पास्ट। ए हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक उपन्यास जो है एक ऐसी कहानी होती है जो सेट की जाती है पास्ट यानी अतीत की घटनाओं पर। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सन्स। ये बेस्ड जो होती है, आधारित होती है रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो रियल यानी सच्चे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जो हो चुके होते हैं, जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उन पर बेस्ड जो होती है, और पर्सन्स, और इसमें वो रियल पर्सन्स भी होते हैं। बट सम कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर इमेजनरी। लेकिन राइटर क्या करते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स और इवेंट्स को अपने मन से काल्पनिक रूप से जोड़ देते हैं। जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवेल में, वो एक हिस्टोरिकल नॉवेल है लेकिन आपको कुछ घटनाएं उसमें आपको इमेजनरी मिलेगी, कुछ कैरेक्टर्स मतलब सारे कैरेक्टर्स भी आपको उसमें क्या मिलेंगे, इमेजनरी मिलेंगे। बस उसका जैसे टॉपिक क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, लेकिन आपको इसमें इमेजनरी इवेंट्स और कैरेक्टर्स मिलते हैं। द राइटर मिक्सेस हिस्ट्री एंड फिक्शन। फिक्शन का मतलब इमेजनरी होता है, और मिक्सेस हिस्ट्री यानी राइटर क्या करते हैं, हिस्ट्री को और फिक्शन को जोड़ देते हैं। सच नॉवेल हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द लाइफ, कल्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पीपुल इन अर्लियर टाइम्स। तो इस तरीके के जो उपन्यास होते हैं वो रीडर की हेल्प करते हैं लाइफ को समझने में, कल्चर को समझने में, प्रॉब्लम्स को समझने में, ऑफ पीपुल इन अर्लियर टाइम यानी पहले टाइम के जो लोग हैं, पुराने समय के जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी संस्कृति को, उनकी लाइफ को समझने में इस तरीके के नॉवेल मदद करते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल क्या है। गोथिक नॉवेल मैंने आपको पढ़ाया था जो हॉरर हो, जिसमें आपको थोड़ा डर लगेगा, ऐसा नॉवेल क्या होता है, गोथिक होता है। ए गोथिक नॉवेल इज ए स्टोरी फुल ऑफ मिस्ट्री, फियर एंड सस्पेंस। ये एक ऐसा नॉवेल है, एक ऐसी स्टोरी होती है इसमें जो मिस्ट्री, जिसमें रहस्य दिखाया जाता है, फियर यानी डर होता है, सस्पेंस यानी कि आपको सस्पेंस होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। It often has dark setting like old castles, ruined houses and graveyard। तो इसमें अक्सर often मतलब प्राय डार्क सेटिंग रखी जाती है, लाइक जैसे कि पुराने किले होते हैं, जैसे कि उजड़े हुए मकान होते हैं, अंधेरी जगह और डरावनी जगह दिखाई जाती है। स्ट्रेंज इवेंट्स, घोस्ट, सीक्रेट्स एंड डेंजर आर कॉमन। इसमें आपको भूत प्रेत, रहस्य और खतरे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आप हॉरर मूवी देखते हैं ना, वही चीज़ समझ लीजिए, वैसा ही ये नॉवेल होता है जो डरावना होगा। द पर्पज़ ऑफ ए गोथिक नॉवेल, द पर्पज़ ऑफ ए गोथिक नॉवेल इज़ टू क्रिएट फियर एंड एक्साइटमेंट इन रीडर्स।
तो गोथिक नावल का पर्पस ही होता है, जब भी कोई राइटर गोथिक नावल लिखता है तो उसका पर्पस है कि अपने रीडर के अंदर एक्साइटमेंट और डर को पैदा करना। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ डोमेस्टिक नावल। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। वैसे तो जितना भी आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, हर एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो हमने बनाई है और हर एक नावल को, हर एक स्टोरी को, हर एक फिक्शन को, सब कुछ को हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, जो कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है। डोमेस्टिक नावल क्या होता है इसको देखिए। ए डोमेस्टिक नावल डील्स विद फैमिली लाइफ। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, तो ये डील करता है, यानी इसमें ऐसी कहानी होती है जो फैमिली लाइफ को दिखाती है, होम प्रॉब्लम्स को दिखाती है, घरेलू समस्याओं को दिखाती है। इट शोज लव, मैरिज, रिलेशनशिप्स एंड डेली लाइफ ऑफ कॉमन पीपुल। इसमें जो अक्सर आप हीरो देखेंगे वो मिडिल क्लास होंगे, जो कि गरीबी को झेलते हैं, गरीबी उठाते हैं। ये जो नावल होता है डोमेस्टिक नावल, घरेलू चीज़ों पर बेस्ड होता है, घरेलू समस्याएं दिखाई जाती हैं इसमें। प्यार है या फिर शादी है या रिलेशनशिप है या डेली लाइफ जो होती है कॉमन पीपल की, एक साधारण इंसान की, वो सब दिखाई जाती हैं। यानी कि इसमें आप शादी या प्यार या रिश्ते और रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं वो दिखाई जाती हैं। द मेन फोकस इज़ ऑन इमोशंस एंड मोरल वैल्यूज़। और ये जो नावल है फोकस करता है इमोशंस पर और मोरल वैल्यूज़ पर, नैतिक मूल्यों पर। सच नावल टीच सोशल एंड फैमिली लेसन्स थ्रू सिंपल एंड रियलिस्टिक सिचुएशंस। इस नावल में जितनी भी सिचुएशंस आप देखेंगे, जो भी इवेंट्स देखेंगे, वो रियलिस्टिक होते हैं, यानी यथार्थवादी होते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यानी जो कुछ सोसाइटी में हो रहा होता है उसी को बना करके राइटर लिखता है। सच नावल्स, जो ऐसे नावल होते हैं, टीच सिखाते हैं सोशल एंड फैमिली लेसन्स, सामाजिक और पारिवारिक जो भी मैसेज हैं वो ऐसे नावल हमें देते हैं थ्रू सिंपल, यानी कि साधारण और रियलिस्टिक सिचुएशन के माध्यम से। तो जब इस तरीके का नावल हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी कुछ मिलता है आइडिया, मतलब कि हमें काफ़ी मैसेज अच्छा मिलता है कि सोशल लाइफ कैसी है, फैमिली लाइफ कैसी है, मतलब इनमें कैसे सुधार किया जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें इस नावल के थ्रू राइटर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ए टेल ऑफ टू सिटीज़। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल का मेन थीम क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ आपके सिलेबस में दिया गया है। ये एक फिक्शन है और आप जानते हैं इसके राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस इस नावल के राइटर हैं और ये पूरा नावल मैं आपको पढ़ा चुकी, इसकी समरी चैनल पे अपलोड है। इसका मेन थीम देखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। द मेन थीम ऑफ द नावल इज सैक्रिफाइस एंड रिसरेक्शन। सैक्रिफाइस मतलब त्याग देना और रिसरेक्शन मतलब होता है पुनर्जन्म, यानी दोबारा पैदा होना। सैक्रिफाइस वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है सिडनी कॉर्टन के लिए, जो इस नावल में आप कैरेक्टर देखते हैं, जो कि एक अच्छा खासा कैरेक्टर है और अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है लूसी मैनेट के लिए। और रिसरेक्शन है डॉक्टर मैनेट, जो कि लूसी मैनेट के फादर हैं, जिनको लगभग 18 या 20 सालों तक बेस्टिल के किले में कैद करके रखा जाता है और सबको इनको मान लिया था कि ये मर चुके हैं, लेकिन ये मतलब इतने सालों बाद दोबारा बाहर की दुनिया देखते हैं, जेल के बाहर की दुनिया देखते हैं, अपने घर लौटते हैं, तो इनको पुनर्जन्म की बात कही गई है, मतलब दोबारा से इनको एक नया जीवन मिला। इट आल्सो शोज लव, रिवेंज एंड जस्टिस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो नावल है दिखाता है प्यार को, रिवेंज यानी बदला को, और जस्टिस यानी न्याय को ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आप अन्याय भी देखते हैं, बदला भी देखेंगे, प्यार भी देखेंगे। ये नावल हमें सारी चीज़ें दिखाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। अब देखते हैं कि लूसी मैनेट की शादी हो जाती है किसके साथ? चार्ल्स डार्ने के साथ। लेकिन सिडनी कॉटन भी लूसी मैनेट को चाहता है, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाती। इसमें मैडम डिफार्जे बदला लेती है अपने बहन का और अपने फैमिली के लोगों के मर जाने का। किससे बदला लेती है? चार्ल्स डार्ने की फैमिली वाले से, क्योंकि उन्होंने ही इनको मार दिया था। तो इसमें रिवेंज भी दिखाया गया है और जस्टिस को भी दिखाया गया। कैसे आम जनता के साथ अन्याय हो रहा था तो उनके न्याय की बात की जाती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान की सारी चीज़ें इस नावल में दिखाई गई है। डिकेंस शोज
हाउ सफरिंग एंड वायलेंस अफेक्ट कॉमन पीपुल एंड हाउ सेल्फ सेक्रीफाइस कैन ब्रिंग होप एंड पीस। चार्ल्स डिकेंस शोज यानी दिखाते हैं हाउ सफरिंग जो कष्ट है एंड वायलेंस जो हिंसा है अफेक्ट कॉमन पीपुल यानी साधारण लोगों पर, आम लोगों पर अपना प्रभाव डालती है। एंड हाउ सेल्फ सेक्रीफाइस और कैसे सेल्फ सेक्रीफाइस इसमें दिखाया गया है कैन ब्रिंग होप एंड पीस। जो आत्म सेक्रीफाइस है, जैसे सिडनी कॉटन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है किसी की जान बचाने के लिए, किसी की लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, तो कैसे ये चीज़ एक होप और एक पीस लेकर आती हैं। तो आप देखते हैं इस नॉवेल का मेन थीम सेक्रीफाइस और रिसरेक्शन है। इसमें इसके साथ साथ प्यार, बदला और न्याय भी दिखाया गया है। राइटर ने फ्रांसीसी क्रांति के समय आम लोगों के दुख और हिंसा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। पूरा नॉवेल पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्ट द नॉवेल। फ्रांस की जो क्रांति है वो नॉवेल पर अपना कैसे प्रभाव डालती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर पूछेगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट्स फियर, वायलेंस एंड ब्लडशेड इन द नॉवेल। तो ये जो क्रांति है नॉवेल में फियर यानी डर, वायलेंस यानी हिंसा, ब्लडशेड यानी रक्तपात लेकर आती है। पुअर पीपुल टेक रिवेंज ऑन द रिच। जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों से बदला लेते हैं, क्योंकि इन अमीर लोगों ने हमेशा से गरीब लोगों को दबा कर रखा है, इनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है। इसलिए गरीब आदमी चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके इन अमीरों से बदला लेकर रहेंगे। चार्ल्स डिकेंस शोज दैट रिवॉल्यूशन ब्रिंग जस्टिस बट आल्सो क्रूअल्टी। राइटर जो है चार्ल्स डिकेंस शोज वो दिखाते हैं कि ये क्रांति जो रिवॉल्यूशन है ब्रिंग मतलब लाता है जस्टिस यानी न्याय, बट आल्सो क्रूअलिटी लेकिन निर्दयी भी ले आती है। तो राइटर दिखाते हैं कि इस क्रांति में न्याय भी, ये क्रांति न्याय भी लाती है लेकिन साथ ही साथ क्रूरता भी पैदा हो जाती है। इट चेंज द लीव्स ऑफ मेनी कैरेक्टर्स एंड लीड्स टू ट्रेजिक इवेंट। और ये सारी चीज़ें चेंज कर देती हैं लीव्स ऑफ मेनी कैरेक्टर्स एंड लीड्स टू ट्रेजिक इवेंट्स, और ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ट्रेजिक इवेंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैडम डिफार्ज बदला लेना चाह रही थी और बदले की आग में वो इतना जल रही थी कि जो गुनहगार नहीं थे, जैसे लूसी मैनेट की जो छोटी सी बच्ची थी, वो सब गुनहगार नहीं थे लेकिन वो बदले की आग में उनसे भी बदला लेना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं ये क्रांति न्याय लाती है लेकिन क्रूअल्टी भी लेकर आती है। अगला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टिन का ये बहुत ही अच्छा नॉवेल आपके सिलेबस में रखा गया है। पूरा नॉवेल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा नॉवेल है। तो इसका थीम आपसे ज़रूर पूछेगा। द मेन थीम ऑफ नॉवेल इज़ लव एंड मैरिज। इस नॉवेल का मेन थीम प्यार और शादी। आप देखते हैं बहुत सारी शादियाँ इस नॉवेल में होती है। नॉवेल की शुरुआत में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जिनकी शादी हो चुकी थी, उसके अलावा जेन एंड बिंगले की शादी होती है, एलिजाबेथ एंड डार्सी की शादी होती है, और मिस्टर कॉलिंस और शार्लेट लुकास की शादी होती है, तो और विकम और लीडिया की शादी होती है। तो बहुत सारी शादियां आप इसमें देखते हैं। किसी न किसी तरीके से लीडिया की शादी तो भाग कर होती है, विकम पैसों की लालच में लेकर उसे भगाता है, और डार्सी और एलिजाबेथ मेन हीरो हीरोइन हैं, उनके बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं, गलतफहमियां पैदा होती हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका अट्रैक्शन भी होता है। धीरे धीरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती हैं और एक दूसरे के वो करीब आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। ये नावल बहुत ही अच्छा नावल है, आप पढ़िएगा ज़रूर। मैंने पूरा नावल आपको पढ़ा दिया है। तो मेन शादी और प्यार ही इसका मेन थीम है, क्योंकि जो 5 बहनें हैं इस नावल में, 5 बहनें हैं, इनके मम्मी पापा हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। इन 5 बहनों की माँ जो है वो चाहती हैं कि मेरी बेटियों की शादी बड़े बड़े घराने में, पैसे वाले घरों में हो जाए, जिसके लिए वो क्या करती हैं, हमेशा तलाश में रहती हैं एक अच्छे रिश्ते की। जेन ऑस्टिन जो राइटर हैं नावल की, आल्सो शोज, वो दिखाती हैं हाउ प्राइड एंड प्रिजुडिस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपुल। जो प्राइड यानी घमंड है और प्रिजुडिस यानी जो पूर्वाग्रह है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, पैदा करता है बिटवीन पीपुल, लोगों के बीच में। आप देखते हैं एलिजाबेथ जो है और डार्सी जो है मेन कैरेक्टर है, हीरो हीरोइन है। एलिजाबेथ जो है प्रिजुडिस है और डार्सी प्राइड। ये पूरा टाइटल जो है नॉवेल का उन्हीं पे शूट करता है, प्राइड एंड प्रिजुडिस।
प्राइड मतलब डार्सी के ऊपर शूट किया गया है और प्रेजुडिस मतलब ये शूट किया गया है मतलब एलिजाबेथ पर। तो डार्सी अमीर है तो घमंडी, और एलिजाबेथ गरीब तो है लेकिन ये लोगों को परखने की समझ रखती है, लेकिन इसकी जो परखने की समझ है वो डार्सी को समझने में मात खा जाती है। लेकिन एंड में उनकी गलतफहमियां दूर होती हैं और वो एक दूसरे के करीब आते हैं और शादी हो जाती है। द नॉवेल टीचेस दैट ट्रू लव इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्राइड इज ओवरकम एंड जजमेंट्स आर करेक्टेड। ये नॉवेल दिखाता है कि सच्चा प्यार तभी संभव है जब अहंकार दूर हो जाए। जब घमंड और जो अहंकार है वो दूर हो जाएगा तभी ट्रू लव हो सकता है। जैसे एलिजाबेथ और डार्सी का जो आपस के बीच में नफरतें हैं, गलतफहमियां हैं, अहंकार है, जब वो दूर हुआ तो वो करीब आ गए। तो ये नावल यही दिखाता है। बहुत अच्छा नावल है, पढ़ लीजिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द नॉवेल शोज सोशल क्लास एंड मैरिज। नॉवेल में सोशल क्लास और मैरिज को कैसे दिखाया गया है। जेन ऑस्टेन ने अपने नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस में सोशल क्लास और मैरिज को किस तरीके से दिखाया है। द नॉवेल शोज दैट सोशल क्लास स्ट्रांगली अफेक्टेड मैरिज। ये नॉवेल दिखाता है कि जो वर्ग होता है, जो सामाजिक वर्ग होता है, वो शादी के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि लोग जो पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसे वाले घरानों में ही शादी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरी बेटियों की बड़े घराने में शादी हो जाए। आप इस नॉवेल में देखते हैं कि मेनी मैरिजेज आर बेस्ड ऑन मनी एंड स्टेटस, कि बहुत सारी शादियां बेस्ड हैं मनी और स्टेटस के ऊपर। जैसे जो शार्लेट लुकास और कॉलिंस की शादी होती है वो केवल पैसे और स्टेटस के ऊपर बेस्ड होती है। जेन ऑस्टेन क्रिटिसाइज सच मैरिजेज, और जो जेन ऑस्टेन है इस नॉवेल की राइटर हैं, वो इस तरीके की शादी की आलोचना करती हैं और कहती हैं कि जो शादी पैसे और स्टेटस पर आधारित होती है वो शादी अच्छी शादी नहीं है, उसमें खुशी नहीं मिल सकती। एंड सपोर्ट मैरिजेज लव बेस्ड ऑन लव, और जेन ऑस्टेन ऐसी शादी को सपोर्ट करती हैं, अच्छा कहती हैं, जो लव, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड हो, जिसमें प्यार हो, सम्मान हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हो, तो ऐसी शादी अच्छी शादी होती है। ये बात जेन ऑस्टेन कहती हैं। तो इस तरीके से इसमें सोशल क्लास और मैरिज को दिखाया गया है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ टू किल ए मॉकिंग बर्ड। हार्पर ली का ये नॉवेल आपके सिलेबस में दिया गया है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। इसका मतलब है गाने वाली चिड़िया को मारना। गाने वाली चिड़िया होती है मॉकिंग बर्ड, जिसको मार दिया जाए तो अन्याय यानी पाप हो गया। तो इसमें भी आप देखते हैं एक काला आदमी है, ब्लैक स्किन वाला आदमी है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसका गुनाह क्या है कि वो ब्लैक स्किन का है, जिसके लिए उसे मार दिया जाता है, ये इल्ज़ाम लगा करके कि इसने एक वाइट स्किन वाली लड़की का क्या किया है, रेप किया है। ठीक है, तो पहले नस्ल भेद बहुत ज़्यादा था, गोरी काली स्किन में भेदभाव बहुत अधिक था, तो ये इसमें मेन थीम रखा गया है। द मेन थीम ऑफ द नॉवेल इज़ रेशियल इनजस्टिस। इसमें नस्ल या अन्याय दिखाया गया है, वही इसका मेन थीम है। हार्पर ली शोज हाउ इनोसेंट पीपुल सफ़र बिकॉज ऑफ रेसिज्म। ये जो नावल है इसके जो राइटर हार्पर ली हैं वो शोज यानी दिखाते हैं अपने नावल के थ्रू कि कैसे जो इनोसेंट पीपुल होते हैं वो सफ़र करते हैं, कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं केवल नस्ल भेद की वजह से। द नावल आल्सो टीचेज मोरल वैल्यूज़ लाइक एम्पैथी, कॉरेज एंड फेयरनेस। और ये नावल हमें ये भी दिखाता है, ये भी सिखाता है मोरल जो वैल्यूज़ हैं, जो एम्पैथी यानी सहानुभूति है, जो कॉरेज यानी साहस है, जो फेयरनेस है, ये सारी चीज़ें भी हमें ये नावल सिखाता है कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें आप देखते हैं कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो ब्लैक है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसका गुनाह क्या है कि वो काला है और उसको मार दिया जाता है। तो उसी पर राइटर लिखते हैं, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक गाने वाली चिड़िया को मार देना जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन फिर भी उसको लोग मार देते हैं, तो ऐसा करना क्या है, पाप है। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द वाइट टाइगर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जितना भी नॉवेल आपके सिलेबस में दिया गया है सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, और साथ ही साथ सभी से बनने वाले जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उन पर भी वीडियो अलग अलग हमने अपलोड की। हर नॉवेल पर अलग अलग क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड है, देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं।
व्हाट इज मेन थीम ऑफ द वाइट टाइगर। देखो ये सारा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं लॉन्ग में भी आ सकता है, तो लॉन्ग आंसर आप इनका कैसे लिखेंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है, तो आप देख लीजिएगा। द वाइट टाइगर एक इंडियन नॉवेल है जिसके राइटर हैं अरविंद अडीजा। तो देखिए द मेन थीम ऑफ द नॉवेल इज सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया। भारत में जो सामाजिक असमानता है उसको वही इसकी मेन थीम है। अरविंद अडीजा शोज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर थ्रू बलराम्स लाइफ। बलराम इसमें मेन हीरो होता है और बलराम की लाइफ के द्वारा ही राइटर अरविंद अडीजा जो हैं अमीर और गरीब लोगों के बीच में गैप को दिखाते हैं, और इस नावल में अमीर और गरीब के बीच में ही जो असमानता है उसको दिखाया गया है। द नावल क्रिटिसाइजेस करप्शन, पुअर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड शोज हाउ एम्बिशन कैन मेक ए पर्सन ब्रेक मोरल रूल्स। ये नावल क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है करप्शन यानी भ्रष्टाचार का, पुअर्टी यानी गरीबी का, एंड एक्सप्लॉयटेशन यानी भ्रष्टाचार, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। तो ये नावल करप्शन, पुअर्टी, एक्सप्लॉयटेशन की आलोचना करता है एंड शोज और दिखाता है कि कैसे अगर एम्बिशन हो, महत्वाकांक्षा हो किसी इंसान में कुछ कर जाने की, तो वो ब्रेक कर देता है यानी तोड़ देता है मोरल रूल्स को, जो नैतिक रूल्स होते हैं उनको तोड़ देता है और क्या करता है आगे बढ़ जाता है अपनी लाइफ में। और जैसे आप बलराम को देखते हैं जो एक गरीब है लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ डॉलर बहू। ये आपका सुधा मूर्ति का नॉवेल आपके सिलेबस में रखा गया है, मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। इसका मेन थीम क्या है देखो, इससे लॉन्ग आंसर भी मैंने अपलोड कर दिया है। द मेन थीम इज द ऑब्सेशन विद मनी एंड फॉरेन लाइफ। इस नॉवेल में फॉरेन लाइफ और फॉरेन मनी को महत्व दिया गया है। द नॉवेल शोज, ये नॉवेल दिखाता है दैट कि वेल्थ अलोन डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, लव, फैमिली एंड वैल्यूज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ये नावल दिखाता है कि जो पैसा है, वेल्थ है, केवल खुशियाँ नहीं ला सकता जीवन में, जबकि प्यार, परिवार और वैल्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं पैसे से ज़्यादा। जो गौरम्मा नाम की इसमें कैरेक्टर है, गौरम्मा नाम की एक कैरेक्टर है जिसकी दो बहुएं रहती हैं, जमुना और विनुता। विनुता इंडिया में रहती है और इंडियन रुपीस कमाती है। जमुना जो है उसका हस्बैंड अमेरिका में रह के डॉलर कमाता है। तो ये गौरम्मा जमुना को इज्जत देती है, विनुता को जलील करती है, बेइज्जत करती है और भला बुरा भी कहती है, उसका ख्याल नहीं रखती। और जब एक बार वो अमेरिका अपनी बहू जमुना के पास जाती है तब उसको जाकर पता चलता है कि जमुना उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, उसे केवल एक नौकरानी की तरह समझती है। तब उसे अपनी बहू विनुता याद आती है कि वो बिना मतलब के कितना प्यार देती थी, कितना सम्मान देती थी। तो फिर वो क्या करती है, उसको ख्याल आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, फॉरेन लाइफ बेकार है, उसको मतलब बेकार लगती है फॉरेन लाइफ। और वो तब जानती है कि परिवार और प्यार क्या होता है। तब उसे एहसास हो जाता है कि जो मेरी बहू विनुता है वो बिना मतलब के मुझे इतना प्यार और सम्मान देती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट सोशल मैसेज डज द नॉवेल गिव। ये नॉवेल हमें क्या सोशल मैसेज देता है, क्या सामाजिक संदेश देता है। द नॉवेल टीचेस दैट मनी कैन नॉट रिप्लेस लव, रेस्पेक्ट एंड फैमिली वैल्यूज़। ये नॉवेल हमें दिखाता है कि जो पैसा है वो जगह नहीं ले सकता प्यार की, रेस्पेक्ट की और फैमिली वैल्यूज़ की। हैप्पीनेस कम फ्रॉम रिलेशनशिप, सिंपलिसिटी एंड कंटेनमेंट, नॉट फ्रॉम वेल्थ और फॉरेन लाइफ स्टाइल। ये हमें दिखाता है, ये नॉवेल हमें दिखाता है कि जो खुशियाँ यानी हैप्पीनेस होती हैं वो रिश्ते से, सिंपल सादगी से आती हैं, सरलता से आती हैं और रिश्ते में खुशियाँ बनाए रखती हैं। नॉट फ्रॉम वेल्थ, ना कि पैसे और फॉरेन लाइफ स्टाइल से, क्योंकि गौरम्मा अमेरिकन लाइफ स्टाइल को अच्छा मानती थी, फॉरेन मनी को वो रेस्पेक्ट देती थी, लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये फॉरेन लाइफ और वेल्थ कभी भी खुशियाँ ज़िंदगी में नहीं ला सकते। जो फैमिली होती है वही अच्छी होती है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज सुधा मूर्ति शो फैमिली रिलेशनशिप्स इन द नॉवेल। नॉवेल डॉलर बहू में सुधा मूर्ति ने फैमिली रिलेशनशिप को कैसे दिखाया है। सुधा मूर्ति दिखाती हैं द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। पेरेंट्स यानी माता पिता और चिल्ड्रेन के रिश्तों को वो दिखाती हैं। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्ट, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग इन ए लव फैमिली। और वो परिवार में प्यार, केयर, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाती हैं, उसके महत्व को समझाती हैं।
शी हाईलाइट्स दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर मोर वैल्यूएबल देन मटेरियल वेल्थ। ये नॉवेल हमें दिखाता है और सुधा मूर्ति हाईलाइट करती हैं दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो मजबूत रिश्ते हैं, मोर वैल्यूएबल काफ़ी खास हैं देन मटेरियल वेल्थ, यानी कि जो रिश्ते हैं वो अच्छे और मजबूत होते हैं और मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं भौतिक धन से। ज़्यादा पैसे और फॉरेन लाइफ स्टाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फैमिली है, फैमिली का प्यार और रेस्पेक्ट है, जो इस नॉवेल में सुधा मूर्ति ने दिखाया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपने पेपर 1 के लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।